चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने बी लॉ का पहला लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने आपको कल बताया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला हिस्सा जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे वो इस थीम के ऊपर है कि कॉन्ट्रैक्ट होता ही क्या है। तो इस चैप्टर में हम कॉन्ट्रैक्ट की कुछ बेसिक्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई शख्स हमसे पूछ रहे कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसको एक सिंपल डेफिनेशन में इसका जवाब दे सकते हैं। हम कहेंगे इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन उठाइए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इसी एक छोटी सी डेफिनेशन को ही हमने बेसिकली एक्सपैंड करना है। जैसे मैथ्स में एक इक्वेशन होती है ना, छोटी सी इक्वेशन को एक्सपैंड करते करते हम आगे चले जाते हैं। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। इस डेफिनेशन का पहला हिस्सा है एग्रीमेंट। पहला हिस्सा क्या है? एग्रीमेंट। तो आज हमने सबसे पहले तो देखना है कि ये एग्रीमेंट क्या है, ये कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या बेसिक लवाजमात चाहिए। तो से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये एक मार्कर है मेरे पास। मैं आपको कहता हूं कि ये मार्कर, आपका नाम क्या बेटे? मैं शबान को कहता हूं कि शबान, ये मार्कर मैं आपको 20 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? मैंने शबान को कहा कि ये मार्कर मैं आपको कितने में देने के लिए तैयार हूं? डू यू वॉन्ट टू बाय दिस मार्कर? अभी नहीं, यस नो करना। शबान तो फौरन तैयार हो गया है। देखो, अभी मैं बेसिकली शबान को एक प्रपोजल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एक, इसको हम दूसरे लफ्जों में ऑफर भी कह सकते हैं। दूसरे लफ्जों में हम इसको क्या कह सकते हैं? ऑफर। मैंने इसको ऑफर क्या किया है कि मैं बेसिकली ये एक पर्टिकुलर चीज आपको इतने में बेचना चाहता हूं। बेसिकली मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इसके साथ तैयार हूं इस वक्त। पर कॉन्ट्रैक्ट तो भी दूर है हमसे। अभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट के पहले हिस्से को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसका नाम क्या है? तो एग्रीमेंट के लिए पहला कदम कहां से आएगा? ऑफर या प्रपोजल। अभी इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सपेंड करते हैं। अभी मैंने ये ऑफर या प्रपोजल कितने लोगों को दिया था? शबान को। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं कहता हूं इस क्लास में से जो सबसे पहले 20 रुपए लाएगा, मैं मारकर उसको बेच दूंगा। क्या अभी भी आपको ये प्रपोजल या ऑफर लग रहा है? हाँ सर, लग रहा है। लेकिन अब एक बंदे को नहीं दिया आपने, आपने ग्रुप ऑफ पीपल को दिया है। किसको दिया है? चले, तो जो भी पहले आएगा फिर देखी जाएगी। तीसरा, मैं कहता हूं कि जी जाता हूं और अपने सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे लगाता हूं कि जो भी शाम 5 बजे से पहले सबसे पहले आएगा, ये मारकर उसको 50 रुपए में बेच दूंगा। अब ये ऑफर ना एक बंदे को है, ना एक ग्रुप ऑफ, अब मैंने ये ऑफर कर दी टू द होल वर्ल्ड। जो जो पढ़ रहा है, जो भी सबसे पहले आ गया। तो पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहला कदम किसकी तरफ लेके जाना है? एग्रीमेंट के लिए। एग्रीमेंट के लिए पहला कदम क्या है? ऑफर या, ये बेसिकली मेरी विलिंगनेस है कि इन टर्म्स पे जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं। और ये ऑफर या प्रपोजल मैं सिंगल पर्सन को भी दे सकता हूं, ग्रुप ऑफ पर्संस को भी, पूरी दुनिया को भी एट अ टाइम दे सकता हूं। लेकिन अब कुछ जरा और चीजें देखिएगा। ऑफर क्लियर कट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अनइक्विवोकल, इबहामी ना हो। जैसे अब मैं शबान को थोड़ा सा चेंज कर कहता हूं, शबान अगर मेरा मूड हुआ तो मैं ये मार्कर आपको 20 रुपए में बेच दूंगा। अब बताओ तुम्हें अब ये वर्डिंग ऑफर लग रही है या नहीं? क्यों? तो सर यहां पे ना आप क्लियर नहीं है, आप अनइक्विवोकल नहीं है।
आपने तो बस यहाँ पे, हाँ अगर मैं इसको ये कहूँ क्या शाबान, अगर अगले टेस्ट में आपने 20 नंबर ले लिए तो मैं आपको ये मार्कर 20 रुपए में बेच दूंगा, क्या यहां मैं क्लियर हूं या नहीं हूं? बिल्कुल क्लियर हूं। मैंने कंडीशन लगा दिया, टर्म्स लगा दी हैं, वो तो लगाई जा सकती हैं। ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब जरा ऑफर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑफर की, और इसको जरा समझते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, अंडरलाइन करो नंबर 1, मैं था वो 1 पर्सन और मैं किसको सिग्निफाई कर रहा था? पहली एग्जांपल में शबान को, दूसरी एग्जांपल में पूरी क्लास को, तीसरी में चाहे पूरी दुनिया को। ऐसा ही है ना? तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू, अब देखो इसमें रट्टा लगाने की कभी जरूरत पड़ेगी तुम्हें? पहली बात अब याद रहेगी। और एटलीस्ट कितने बंदे चाहिए हम उसके लिए? 2। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू, क्या सिग्निफाई करता है? हिज विलिंगनेस। हिज किस चीज की विलिंगनेस? अब जरा ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने कहा था कि मैं आपको ये मार्कर 20 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं। इट इज माई विलिंगनेस टू डू समथिंग, इट इज माई विलिंगनेस टू, मैं ये करने के लिए रेडी हूं। एक सेपरेट तरीके की ऑफर भी हो सकती है। अगर तुम मुझे 20 रुपए दो तो मैं कल क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। अगर तुम मुझे 20 रुपए दो तो मैं कल क्लास, अब यहां पे देखो मैं किसी चीज से एब्सटेन करने की ऑफर दे रहा हूं। पहले मैं मार्कर देने की ऑफर कर रहा था। दैट वाज माई विलिंगनेस टू डू समथिंग। दूसरे सिनेरियो में मैं किसी चीज से रुकने की ऑफर कर रहा था। तो आप कहेंगे सर अब हमें इतनी बात समझ आ गई है कि अगर हम सबको पूछे कि ऑफर क्या होती है तो हम कहेंगे व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस भाई दो ही चीजें हो, या कुछ करने की या किसी चीज से टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ऑफर का पहला हिस्सा देखो हमने बड़ा आराम से समझा, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में मैं जो ऑफर दे रहा था इनको या आपको एज अ क्लास, वो किस नीयत से दे रहा था? मैं क्या चाहता था कि जिस बंदे को ऑफर दे रहा हूं वो मेरी ऑफर मान जाए। अगर मैं आप लोगों को कुछ ऑफर कर रहा हूं तो आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सेप्ट। मैं आपकी असेंट चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? आपकी। देखो जब मैंने कहा ना अगर मेरा मूड हुआ तो मैं शायद भेज दूंगा, आपने कहा सर ये ऑफर लग ही नहीं रही मुझे। क्यों? क्योंकि यहां आपकी नियत अगले की असेंट या रजामंदी हासिल करने की, अभी तो आप अपना मूड अपनी सोच बनाते फिर रहे हैं। चलो पहले ऐसा फिर रिपीट करो। ऑफर क्या है? आप कहेंगे सर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या? हिज टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये क्यों कर रहा है? विद अ व्यू। क्यों कर रहा है? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, टू ऑब्टेनिंग द, या एक्सेप्टेंस आसानी के लिए कह दो, टू ऑब्टेनिंग द असेंट और एक्सेप्टेंस किसकी? टू दैट अदर पर्सन, जिसको शुरू में हमने ऑफर की थी। किस चीज की रजामंदी चाहता हूं? अगर टू डू की थी तो उस काम के लिए विच आई वांटेड टू डू, और अगर किसी चीज की एब्सटेन करने की थी तो उस काम के लिए जिससे मैं एब्सटेन करना चाह रहा हूं। अब रीड करें इसको जरा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is called to make a proposal. और इसमें कुछ एडिशनल बातें भी आगे जाके हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में ऑफर में जाएंगे, अगले पोर्शन में। अब मुझे ये बात अब दोबारा याद रहेंगे। अभी मेरा मकसद ऑफर में ज्यादा घुसना नहीं है। अभी तो मैं किसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं आपको? एग्रीमेंट की तरफ। लेकिन पहली चीज एग्रीमेंट के लिए क्या है? ऑफर के बारे में कुछ बातें जो सीखी हैं। एक तो सर ये अनइक्विवोकल होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए। कंडीशन हो सकती है इसमें, क्या हो सकती है? ऑफर है क्या? सर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एन, यानी एक बंदा ऑफर देता है किसको? दूसरे को। किस चीज के लिए? हिज विलिंगनेस टू डू
or to abstain from doing anything. क्यों? with a view of obtaining the assent of that other. किस चीज की assent? to such act or abstinence. such a thing is called an offer. अगर आप पहली एग्जांपल देखिए, Adil offers to buy bike from Babar for rupees 50,000. Here Adil has made a proposal to Babar in order to obtain assent of Babar to buy his bike. यहां तक बात समझ आ गई बेटा? तो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ पहले कदम में एग्रीमेंट का पहला कदम क्या है? चले आगे चलते हैं। अब मैंने ऑफर दे दी थी शाबान को, हाँ भाई शाबान खरीदना है ये मार्कर, कहता है हाँ खरीदना है। अब ऑफर के बाद शाबान भाई ने क्या कर ली? ऑफर के बाद शाबान ने क्या कर ली? एक्सेप्टेंस को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक कितना समझ लें, मन ऑन ऑफर को मान लेना, ऑफर को एज इट इज मान लेना एक्सेप्टेंस है। अगर शाबान कहता ना सर 19.99 पैसे ले लें, एक पैसा छोड़ दें, तो ये एक्सेप्टेंस, ये क्या है अभी आगे देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं हो सकती। ऑफर में कंडीशन अभी शुरू में पता चल गया। जब मैंने आप सबको ऑफर दी थी इस क्लास में जो सबसे पहले आएगा मैं उसको बेच दूंगा अपना मार्कर 20 रुपए में, तो से सबसे पहले ये आ गई, क्या नाम है आपको बेटा? हफ्सा आ गई सबसे पहले। उन्होंने कहा जी सर मैं लेने के लिए तैयार हूं। अब उन्होंने क्या कर दी? एक्सेप्टेंस। अब मेरी ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, दो चीजें मिल गई, ऑफर और एक्सेप्टेंस। बेटा जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे दरमियान एक प्रॉमिस हो चुका है। क्या हो चुका है? तो बाय द वे ऑफर देने वाले को क्या कहेंगे? ऑफरर या प्रपोजर हैं या प्रॉमिसर? रिपीट करो, क्या क्या कह सकते हैं? ऑफरर, जिसको दे रहा हूं उसको ऑफरी, प्रॉमिसी। क्लियर है ये चीज ना? चलो भाई एक एग्जांपल और देखते हैं। 1.2.2 प्रॉमिस की डेफिनेशन देख रहे हैं। When the person to whom the proposal is made signifies his assent to it. अब यहां रुक जाओ, मैंने शबान को ऑफर की थी, वो तो भी चुप था, साथ वाले ने कहा जी मुझे मंजूर है। मैं कहूंगा जी आपको तो मैंने ऑफर की नहीं। तो प्रॉमिस मेरे साथ कौन बना सकता है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसको ऑफर, मैंने पूरी क्लास को ऑफर की थी, मेरी किसी दूसरी क्लास का बच्चा आके एक्सेप्ट करना चाहता है, मैं कहूंगा भाई आपको तो ये ऑफर कभी हुई ही। तो when the person to whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is set to be accepted. और जब बेटा ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाए तो क्या बनता है? लेकिन मैंने यहाँ पे लफ्ज प्रॉमिस यूज नहीं किया, मैंने क्या लफ्ज यूज किया है? एक बड़ी गलत आम चीज है, कई लोग गलती से समझ बैठते हैं, आप ना समझिएगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के एग्रीमेंट बना लेता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस तो प्रॉमिस ही बनाता है। क्या बनाता है? तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन की तरह लगे हाथों देख लेते हैं। 1.2.3 द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिस। Adil offers to buy a bike from Babar for 50,000, to which Babar responds positively. Here Adil has made an offer and Babar has accepted it. Adil is promiser and Babar is promiser. Promiser को हम ऑफरर भी कह सकते हैं और प्रॉमिसी का दूसरा नाम क्या है? ऑफर। लेकिन आपके सर हम तो चले थे एग्रीमेंट बनाने। क्या बनाने? एग्रीमेंट कैसे बनेगा? मैं कहता हूँ प्रॉमिस में ना एक और चीज का एडिशन कर देंगे तो एग्रीमेंट बन जाएगा। अब जरा एक बात कॉमन सेंस की, मेरा और शाबान के दरमियान जो प्रॉमिस था, मैंने उसको मार्कर देना था, उसने मुझे क्या देना था? 20 रुपए। क्या लेन देन हो रहा है हमारे दरमियान? मैं उसको क्या फायदा दे रहा हूं? आप कहेंगे आप उसे एक चीज दे रहे हैं सर, एक गुड दे रहे हैं, वो मुझे क्या फायदा दे रहा है? अच्छा चले, ये तो टू डू समथिंग की ऑफर थी ना। जब मैं कह रहा था 20 रुपए दो, मैं कल क्लास में नहीं आऊंगा, मुझे क्या मिल रहा था फायदे में? 20 रुपए।
उसको क्या मिल रहा था? मेरा ना आना। यानी ये जो सारे प्रोमिसेस हम कर रहे हैं ना, इनमें कोई लेन देन है, फायदे का एक्सचेंज है। किसका एक्सचेंज है? अब यहां पे मैं एक फिक्रा ऐड करने लगा हूं, और ये सारे 18 चैप्टर्स में ना ये वर्ड ध्यान में रखना, जनरल रूल ये है। कौन सा रूल है? जब भी मैं कहा करूंगा ना जनरल रूल है, दैट मीन्स मैंने उसकी कोई ना कोई एक्सेप्शंस आगे जाके बतानी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, whenever I will see that it is the general rule, that means that there are certain exceptions to this general rule. जनरल रूल है कि एग्रीमेंट कोई चीज तब बनेगी जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन हो। क्या हो? यानी हम आगे जाके देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि कई ऐसे एग्रीमेंट्स हम बनाएंगे जो कानून कहता है बगैर कंसिडरेशन के बन सकते हैं, बट वो एक्सेप्शंस हैं। यानी एग्रीमेंट बनाने के लिए प्रॉमिस में मुझे क्या चीज डालनी चाहिए? कंसिडरेशन। फिलहाल इतना समझ लें, आगे इसकी डिटेल में जाना है, वो फायदे का एक्सचेंज या वो लॉस की बर्दाश्त जो हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं किसी एक सिनेरियो में। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? तो एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए? प्रॉमिस और, यानी पहले ऑफर, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस के साथ ये मिलती हैं तो क्या बन जाता है? अच्छा, अब मैं जब यहां लिख रहा था एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय, अब एग्रीमेंट तक तो चलो बात कहीं बन रही है। अगर आप आए 1.2.4 में, मैं एग्जांपल नंबर 4 पढ़ रहा हूं। Adil offers to buy a computer for Babar for 50,000, to which Babar responds positively. यहां पे कंसिडरेशन क्या क्या है? एक भाई साहब क्या दे रहे हैं? कंप्यूटर। दूसरे भाई साहब क्या दे रहे हैं? पैसे। Here Adil promises to pay 50,000 is the consideration for Babar promise, and Babar promise to sell the computer is the consideration for Adil's। यानी हर प्रॉमिस के अंदर रेसिप्रोकल कंसिडरेशन का होना जरूरी है। ये जनरल रूल है। कौन सा रूल है? चलो यहीं तक रुक गया। नजर तो आता है कि सर यहीं तक ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, आपने अगली बात क्यों लिखी इनफोर्सेबल बाय लॉ? इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम एग्रीमेंट के बाद आज दूसरी चीज के ऊपर अपना शिफ्ट करते हैं। क्या नजर आ रहा है सबको? इनफोर्सेबिलिटी। दूसरी चीज क्या देखनी है? इनफोर्सेबिलिटी। अब इनफोर्सेबिलिटी में फर्दर दो चीजें हैं। एक है बेटा लीगैलिटी। पहली चीज क्या है? और दूसरी चीज है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अभी मैं दोनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं, फिलहाल ध्यान से सुन लें। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कहां से शुरू हुए थे? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। सबसे पहले एग्रीमेंट का मतलब समझा। एग्रीमेंट के लिए हमें बुनियादी तौर पे क्या चाहिए? ऑफर और एक्सेप्टेंस। कुछ बड़ी बेसिक बातें इन दोनों की भी देखी। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या जनरली डालना पड़ेगा? तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। लेकिन हमने कहा इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी इनफोर्सेबिलिटी के अंदर फर्दर दो एरियाज है, लीगैलिटी एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल। इसको हम उर्फ आम में सिर्फ इंटेंशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं कई बार? सबसे पहले तो लीगैलिटी को देखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो। शाबान, और आपका नाम क्या था बेटा? अमीर। मैं शाबान को एक ऑफर देता हूं, जरा ध्यान से सुना, कि शाबान अगर आज शाम को कॉलेज के गेट पे 4 बजे तुम अमीर को 5 थप्पड़ चटका दो तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? 1,000 रुपया। हाँ भी शाबान मंजूर है? ये कह रहा हाँ। हालांकि बेचारे ने ना कहा, लेकिन मैं मान रहा हूं इसने क्या कहा? हाँ, मान गया। अब देखो मेरी तरफ से ऑफर थी, ऑफर की तमाम लवाजमात पूरे हो रहे हैं ना,
willingness to do something with the view of obtaining the assent of that other to that act or abstinence. उसकी तरफ से acceptance भी, अब consideration भी थी। मेरी तरफ से consideration में 1000 रुपया था, उसकी तरफ से उसने क्या करना था, अमीर को क्या लगाने थे, 5 थप्पड़। अब इसने मेरे से 1000 रुपया भी ले लिया, 1000 रुपया। अब मैं शाम को कुर्सी डाल के बैठ गया, अमीर खड़ा है, मैंने कहा अभी आएगा शबान और अब मजा आएगा। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती, शबान साहब जब आते हैं तो अमीर साहब के साथ बगलगीर होते हैं, हंसते मुस्कुराते दोनों मुझे अजीब नजरों से देखते हुए चले जाते हैं। अब मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आया। मैं अदालत में जाके केस कर दिया। मैंने कहा अदालत भाई मैंने ऑफर दी, इसने एक्सेप्ट की, मेरे से कंसिडरेशन भी ले गया। मेरे से क्या ले गया? हमारे दरमियान तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसने अपने हिस्से का काम किया ही नहीं, मारा ही नहीं। अदालत कहेगी पहले तो तू इधर आ, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को मारना, किसी की जान मार, ये क्या लीगल काम है, ये इलीगल काम है? ये इलीगल काम है। तो उन्होंने कहा तूने फिर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, तेरे और उसके दरमियान तो एक एग्रीमेंट तो था, लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो किस असूल पे पूरा नहीं उतरता था, लीगैलिटी के असूल पे। एक चीज जो कानूनन दुरुस्त नहीं है, उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान, तो ये मजे करेंगे, मैं वही मुंह लेके वापस आ जाऊंगा। तो ये तो बड़ी एक सिंपल बात है कि सर इन्फोर्सेबल लॉ में पहली बात तो समझ आ गई कि एक चीज क्या होनी चाहिए, लीगल, इसमें तो कोई मसला नहीं। अब ये दूसरी चीज जरा ध्यान से समझना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अभी स्टार्ट में एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने शबान को कहा था यार ये मार्कर मेरे से 20 रुपए में लोगे, इसने कहा था हाँ सर। ये मैं एक्चुअल में उसको ऑफर दे रहा था और वो एक्सेप्ट कर रहा था, या हम एक क्लास के अंदर एग्जांपल्स में ये बात कर रहे थे? लेकिन मैं कौन जी, वीडियो सबूत भी है, ये मानना भी है, दे भाई 20 रुपए। क्या हमारी नीयत या कॉन्ट्रैक्ट करने की थी? अब आप कहेंगे सर हमने नीयत वाली बात तो आप सही कर रहे हैं कि इंटेंशन भी होनी चाहिए लीगल रिलेशंस करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, लेकिन नीयत परखना और जानना तो बड़ा मुश्किल काम है। हमें कैसे पता चले कि एक बंदे की इंटेंशन थी या, मसला आता है ना। तो इसको जरा एलैबोरेट करते हैं। बेटा दो तरह की सिचुएशंस हैं जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। एक है डोमेस्टिक या सोशल सिचुएशंस, और दूसरी है कमर्शियल सिचुएशन। मतलब ध्यान से मेरी बात सुन लो। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नीयत होना, यह जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, तुम्हें पता चल गया। यह कैसे जांचना है यह भी सीखना है, और जांचने का तरीका डोमेस्टिक और सोशल में डिफरेंट होगा, कमर्शियल में। लेकिन इससे पहले यार एक मैं टीचिंग में नई टेक्निक सोच रहा हूं आजकल, कि बोर हो जाते हैं लोग थ्योरी का ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, तो बीच में मैं रैंडम साइंस फैक्ट्स बताया करूंगा इन्हों के बाद, इंगेज हुए हम। क्या ख्याल है, स्टार्ट करें आज से? ये भी 1 सेकंड का रैंडम साइंस है। दुनिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे सूरज मगरिब से निकलता है, बहुत कम, लेकिन साइंस ने यह साबित किया है। कितने लोगों को यह बात पता है मेरी क्लास में? हाथ खड़ा करके बताओ पहले से। कोई ऐसा जिसको पता हो ये बात, उसने पहले कहीं पढ़ी हो, देखी हो कि सर दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अब देखो कि सूरज मगरिब से निकलता है, सारा 24 घंटे जो है वो अंधेरा रहता है, 6-6 महीने अंधेरा रहता है। एनीबडी जिसने ये चीज़ पढ़ी हो? एक ने तो बताया पढ़ी है, दूसरा और कोई है? मेरी इस बात पे यकीन करते हो? हैं? क्यों यकीन कर रहे हो यार? तुमने तो कमाल ही कर दिया, मगरिब से मान गया। तो सुन लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। जब मैं आपको आके कह रहा हूं ना कि सूरज मगरिब से निकलता है, अब क्योंकि मैं आपका उस्ताद हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि जो मैं कहता हूं आप उसको मानते हैं नॉर्मली, यूजुअली, लेकिन ये बात आपको फौरन मान नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं कहूं भी सही कि हाँ भी सूरज कुछ जगहों में मगरिब से निकलता है,
आप कहेंगे सर जब तक आप साबित नहीं करते ना, जब तक आप, हम तो यही मानेंगे मशरिक से निकलता है क्योंकि हमने पढ़ा है, हमें पता है, साइंटिफिक इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च, हर चीज मौजूद है, देख भी रहे हैं कि रोज मशरिक से निकल रहा है और मगरिब से गरूब हो रहा है। अब मैं अचानक तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूं? एक वर्ड है बेटा, प्रीजम्पशन। क्या वर्ड है? सिर्फ ये एक वर्ड समझाना था तुम्हें। तुम सब लोगों की प्रीजम्पशन है कि सूरज कहां से निकलता है? मशरिक से। अब अगर मैं कहूं ये मगरिब से निकलता है तो तुम कहोगे सर मेरी प्रिजम्पशन तो यह है ये मशरिक से निकलता है, अनलेस और अनटिल अदरवाइज प्रूवन। अनलेस और अनटिल अदरवाइज प्रूवन। यहां तक बात समझ आ गई? तो किसी भी चीज की प्रिजम्पशन की जब बात होगी तो आप कहेंगे प्रिजम्पशन का मतलब है कि हम एक बात मान के बैठे हैं, अनलेस और अनटिल अदरवाइज प्रूवन। जैसे भी कोई जाके हमारे कोऑर्डिनेटर को कहे कि कमरा नंबर फलां में बी लॉ की क्लास नहीं हो रही, वो कहेगा भाई मैं, मेरी प्रिजम्पशन है कि वहां क्लास हो रही है, अनलेस और अनटिल अदरवाइज प्रूवन। प्रूव कर दो। यहां तक बात समझ आ गई? अब इन दोनों जगहों पे प्रिजम्पशन का तरीका डिफरेंट है। सोशल और डोमेस्टिक में डिफरेंट तरीके से माना जाएगा कि इंटेंशन है या नहीं, और कमर्शियल में डिफरेंट तरीके। अब वन बाय वन दोनों को समझना है। स्टार्ट करें अब इसमें। अब तुम्हें एक पर्सनल वाक्य सुनाता हूं, ये जेन्युइन वाक्य। अल्लाह मेरे वालिद को जन्नत नसीब करे जब वो जिंदा थे। तो इन 2005 आई वॉज इन ए लेवल्स, एग्जाम्स करीब थे। तो एक दिन मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। और बाय द वे फॉर द कॉन्टेक्स्ट, मेरे वालिद साहब जज थे उस टाइम पे, बड़े सीनियर जुडिशियल पोजीशन पे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरसलान अगर तुम अपने 3 सब्जेक्ट्स में से, मेरे कितने सब्जेक्ट्स है लेवल्स में? 3, इनमें से 2 में ए स्कोर कर लो, 2 में क्या स्कोर कर लो? ए, तो तुम जो गाड़ी कहोगे तो मैं ले दूंगा। मुझे उन दिनों गाड़ी लेने का बड़ा शौक था, नई नई ड्राइविंग सीखी थी। मैं कहा पक्के हैं सर आप? उन्होंने कहा ठीक है डन हो। मैंने कहा माशाल्लाह ही द मैन ऑफ लॉ, इतने बड़े वकील रहे हैं, आप जज हैं। मैंने मेहनत शुरू कर दी। अब मैंने ना 3 में से 2 ए स्कोर कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, तो मेरे वालिद साहब लाहौर पोस्टेड थे उन दिनों, मजंग के साथ उनका कोर्ट था। तो मैं रिजल्ट बताने एक्साइटमेंट में उनके पास गया। रिजल्ट से ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी गाड़ी की। अब जजेस का एक साथ रूम होता है जिसे रिटायरिंग रूम बोलते हैं, वो आके वहां बैठते हैं। तो मैं रिटायरिंग रूम में उनका वेट कर रहा था। तो जैसे ही वो आए, मैंने बताया जी मेरे 2 ए आ गए हैं, और एक मुझे लगा बड़े एक्साइटेड हो गए। वो तो बिजी थे या जो भी। उन्होंने कहा माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, वो शाम को घर आऊंगा तो मिलते। मैं दिल में सोचा सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं घर चला गया। अब मेरे भाई जो हैं वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं कौन सी गाड़ी लेगा। मैं यार जो भी अब्बू देंगे ना, कोई बात नहीं। कोई डिफरेंट डिस्कशन हो रही। अब मेरे वालिद साहब के पास उस जमाने में 4 गाड़ियां थी। उन चारों में से स्टोरी जरा जल्दी एंड करते हैं। चौथी जो गाड़ी थी, जो केटर में सबसे लास्ट आती थी, उसका नाम था स्विफ्ट खैबर। ये खैबर से भी पुराने जमाने की गाड़ी है, चलती सही थी। तो जब शाम को मेरे वालिद साहब आए, अब मेरे दिन में था जैसे गोरों के अब्बे करते हैं, वो एक बड़ा सारा डब्बा होता है, वो यूं खोलते हैं और अंदर से नई गाड़ी। अब मैं नीचे गया तो मेरे जो वालिद साहब के साथ ड्राइवर थे, बड़े अच्छे इंसान थे, अंकल रमजान। मैंने कहा कि यार अब्बू ने कोई कहा है कि मुझे गाड़ी? उन्होंने कहा हाँ, मार साहब ने कहा है कि ये स्विफ्ट की चाबी अरसलान को दे दो। अब जरा यहाँ सुनो, मुझे बताया गया यार स्विफ्ट तो मेरे ख्वाबों में नहीं थी। अब यहां पे मैं कहूं, अब जरा गौर से देखना, से फॉर इंस्टेंस मैं अपने वालिद साहब पे केस कर देता हूं जाके। क्या कर देता हूं जाके? केस। और उस केस में जाके अब मैं कहता हूं कि देखिए मेरी इनके साथ एक ऑफर इन्होंने मुझे दी थी। इन्होंने मुझे, अगर तुम 3 में से 2 ले लो, जो गाड़ी कहोगे लेके दूंगा। मैंने एक्सेप्ट की, मेरी कंसिडरेशन में मैंने 2 ए ले लिए। ये अपनी कंसिडरेशन में मुझे अब मेरी मर्जी की गाड़ी लेके। फॉर एग्जाम्पल मैं ये हरकत कर दूं,
तो मुझे बताओ मैं केस जीतूंगा या हारूंगा? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, कोई भी यार जीत भी क्यों नहीं जीत, मैंने कोई इलीगल बात तो नहीं की। जीतूंगा, कितने लोगों को लगता है मैं जीतूंगा? अब एक बात मुझे थोड़ी बड़ी अच्छी लगी है, 3-4 लोगों के अलावा सबको पता है बंदे ने अब्बे से हारना ही होता है। अब देखो मैं हारूंगा केस, क्यों हारूंगा जरा ध्यान से सुनना। जब मैं कोर्ट में जाऊंगा, जज साहब मेरे से कहेंगे कि हाँ यार पहली बात ठीक है, ऑफर भी है, दूसरी बात ठीक है कि एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, ये लीगैलिटी के हिसाब से भी बुरा। अब इंटेंशन का मसला है। किसका मसला है? तुम्हारी ये सारी बात डोमेस्टिक अरेंजमेंट में हो रही थी। किसमें हो रही थी? तुम्हारी नीयत तो एक कैजुअल चैट थी, उस वक्त इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की थी ही नहीं। मैं कहूंगा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो जज साहब कहेंगे कि मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि डोमेस्टिक और सोशल में, किसमें? डोमेस्टिक एंड, देयर इज अ प्रिजम्पशन कि देयर वाज नो इंटेंशन to create legal relations unless or until otherwise proven। ध्यान से बात सुनना जरा। क्या था? डोमेस्टिक और सोशल में मैं ये प्रिजम्पशन लेके बैठा हूं, मान के बैठा हूं कि तुम्हारी नीयत कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नहीं थी, अनलेस और अनटिल अदरवाइज प्रूवन। अगर तुम प्रूव कर सकते हो तो प्रूव कर दो। अब तुम कहोगे सर इससे तो ये लगता है कि हम अपने बाप, भाई, बहन, दोस्त इनसे कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें, कभी कर ही नहीं सकते ये। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं है। एक इसमें वर्ड है ना, अनटिल और अदरवाइज। किन किन बेसिस पे प्रूव हो सकता है? 2 बेसिस के ऊपर। किन के ऊपर? अदालतें 2 चीजें कंसिडर कर सकती हैं, स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप एंड एलैबोरेट अरेंजमेंट्स। दूसरी चीज क्या है? वन बाय वन बेटा इनको भी समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। यहां तक तो बात मानी है ना? अब पहला केस देखो। 2 मियां बीवी थे। खामन जो है मुस्लिम नहीं थे, खामन जो है वो मुल्क से बाहर जा रहा था। उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। बीवी ने खामद को कहा कि अगर तुम 50,000 महाना मुझे भेजते रहो, 50,000, तो मैं तुम्हें और कुछ तंग शंग नहीं करूंगी किसी लेन देन में, जब तक तुम बाहर हो, जहां मर्जी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा मान गया। कुछ अरसे बंदे ने पैसे दिए, उसके बाद बंदे ने पैसे देने बंद कर दिए। बेगम ने खामद पे केस कर दिया कि भाई मुझे पैसे दे बाकी। अदालत ने कहा कि जब तुम्हारे दरमियान ये बातचीत हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसे मसाइल तो नहीं, हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। तो अदालत ने कहा कि यहाँ पे तो ये बात डोमेस्टिक लेवल पे हो रही थी, यहाँ तुम्हारी नीयत कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। अब जरा दूसरे सिनेरियो में आओ। अब भी एक और मियाँ बीवी थे, लेकिन अब उनके दरमियान बड़ी लड़ाई झगड़ा और तलाक तक नौबत आई हुई थी। उन हालात में एक घर था जो दोनों ने मॉर्गेज पे, किस्तों पे बैंक से लिया था, दोनों के मुश्तरका नाम था। कुछ एक साथ अदा थी, कुछ एक साथ अभी अदा होनी थी। ऐसी सूरत में खामद ने बीवी को ऑफर दी, अगर तुम इस घर की बकिया एक साथ पे कर दो तो ये पूरा घर तुम्हारे नाम। बीवी ने एक बकिया एक साथ पे कर दी, खामद ने ऑफर की, बीवी ने एक्सेप्टेंस की, कंसिडरेशन हो गई। अब बाद में खामद ने कहा जी अप्रैल फूल, डोमेस्टिक सिचुएशन। अदालत ने कहा नहीं, यहां तुम्हारा स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप कॉर्डियल, तो यहां पे जब ऐसे हालात में बात होती है तो नियत कॉन्ट्रैक्ट बनाने की है, यहां पे चिट चैट। तो अब कहें सर इसका मतलब है कि आइंदा के बाद माँ बाप, बहन, भाई, बीवी कहीं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो पहले उनसे लड़ाई करें? नहीं, ये एक सिचुएशन है। एक दूसरी सिचुएशन भी है, एलैबोरेट अरेंजमेंट्स। मैं और मेरे वालिद साहब कोई गवाह बीच में डाल लेते, कोई लिख के कर लेते, कोई भी एलैबोरेट अरेंजमेंट्स करते। क्या करते? जिससे लगता कि यहां पे नियत कॉन्ट्रैक्ट बनाने की है, चिट चैट में बात नहीं हो रही, तो फिर भी हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कायम हो जाता। ये बात बच्चों समझ आई है? कल जो मैं क्लास असाइनमेंट स्टार्ट में, अब तो जितना पढ़ा है अगले दिन पहले उसमें से क्लास असाइनमेंट लूंगा,
उसमें ऐसे सवाल होंगे जिसमें पिक करना होगा, तो तुम इन दोनों बेसिस को हमेशा यूज करोगे और इन एग्जांपल्स को कलम अप्लाई भी। कमर्शियल में मामला बहुत आसान है, यहां पे प्रिजम्पशन बड़ी सिंपल है। देयर वॉज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस unless or until otherwise proven। यहां पे सिंपल है, कमर्शियल में नाम रिश्तेदार हैं, हम आए ही कमर्शियल अरेंजमेंट्स करने हैं, तो अदालत कहती है मैं तो मान के बैठा हूं जो तुम तय कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कर रहे हो, कोई और है वजह तो बता दो। जैसे आज स्कैम्स के अंदर हम कमर्शियल अरेंजमेंट में बैठे हैं, अगर ये मसला कल होता है, ये कहता कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो मैं कहता कि नहीं सर, ये एग्जाम्पल दे रहा था लेक्चर के अंदर, वरना नॉर्मली कमर्शियल में तो जो चीजें तय हो रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ही। ये बात समझ आती है बच्चों? पक्की बात है। अब अगर जरा बुक में आओ 1.2.5 के नीचे देखो 1.2.6 इन्फोर्सिबिलिटी। अभी मैं चाहता हूं इसको रीड करो, अगर कोई मसला आता है तो मुझे बताओ, तो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट वेट कीजिए। वंस अगेन जितनी बात आपने बताई है, यहाँ पे इनकी इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की नहीं थी, क्योंकि तीसरा भी फ्रेंड ही है, और यहाँ पे हम कोई एलैबोरेट अरेंजमेंट, कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मजहब की भी कुछ ऑब्लिगेशंस है ना हमारी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देती हैं? आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट तो अपनी डेफिनेशन और अपनी चीजें पूरी करने के ऊपर आता है, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के ऊपर हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता। कई तरह से हो सकती हैं, अभी कल मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, मेरे एक्शन से भी हो सकता है, बताऊंगा कल, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब हम लिख के करते हैं, गवाह डाल देते हैं, ये भी तो एक तरह की एलैबोरेट अरेंजमेंट है। 2-3 लोगों को बुलाते हैं, बिठाते हैं और उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी एलैबोरेट अरेंजमेंट है। कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठा लेते हैं, यानी कोई भी ऐसे स्टेप्स जिनसे लग रहा हो कि ये मामला सीरियस था, ये एमी गपशप का मामला नहीं। क्लियर है ये चीज से? तवातर से हमारे दरमियान उस तरह से पहले होता रहा था, ये भी एक तरह की एलैबोरेट अरेंजमेंट है। क्लियर बेटा? यहां तक पढ़ना है। कल हम पहले इसमें से एक शॉर्ट असाइनमेंट करेंगे, उसको समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इससे आगे स्टार्ट करेंगे।